Hello students and welcome to another session of my online biology classes which is called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. ओके स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं मेरे साथ दे नो हम लोग 11th स्टैंडर्ड का स्टेट टेक्स्ट बुक का बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और ये उसका 14 पार्ट है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच जो लोग मुझे कंटिन्यूअसली वॉच शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं. बहुत स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं क्लासेस के लिए, तो यस मैं क्लासेस भी लेती हूँ. ओके आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक में डाउट है तो आप आवरली बेसिस पे मेरे क्लासेस ले सकते हैं. चैप्टर वाइज भी मैं डाउट सॉल्विंग करती हूँ बहुत ही नॉमिनल कम फीस में. ऑलराइट, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ऑलराइट, और हम कुछ ना कुछ वर्कआउट कर सकते हैं. ऑलराइट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकॉन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे. और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए. ऑलराइट, आपको कोई भी कंटेंट अगर चाहिए मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए. ऑलराइट, तो अभी हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. ये जो है ग्राफिकल हम कर रहे हैं पार्ट जिसमें हम एंजाइम के फंक्शन को कौन से जो है पैरामीटर्स या कैरेक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देख रहे हैं. तो पहले हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का अगर आप बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है गिवन रेंज में. ओके, सेकेंड चीज हम लोगों ने देखी, ऑलराइट, या हम देख रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन जो है एंजाइम की, ओके वो कैसे अफेक्ट करेगी. तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमने देख लिया, अब एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं. ऑलराइट, तो एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को लेकर के, ये हम देख चुके हैं. तो मतलब क्या है इसका, आप अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी और आपका रिएक्शन रेट भी उसी तरीके से बढ़ता रहेगा. करेक्ट है. तो ये चीज जो है हमने देख ली है. रिएक्शन का जो रेट है ये ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम. ये सेंटेंस आपको याद रखना है. एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन का यदि आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ओके, और वो वैल्यू को आप रिएक्शन रेट के साथ में प्लॉट करेंगे, तो जैसे जैसे एंजाइम का स्क्वायर रूट वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली. करेक्ट है. इसका क्या मतलब है कि अगर आप एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी आपका रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा, और अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी आपका रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज होगा. अगर आपको रिएक्शन की रेट घटानी है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज, या तो आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दीजिए या तो आप एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दीजिए, है ना. दोनों केसेस में आपका रिएक्शन रेट जो है वो हो जाएगा कम. करेक्ट. तो अभी हम अगर प्लॉट करते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, कितना प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे वर्सेस टाइम, और मैंने तीन जो है टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं. एक टेस्ट ट्यूब में मैंने एंजाइम बिल्कुल डाला ही नहीं है, तो अगर मैंने एंजाइम डाला ही नहीं है और मैंने सिर्फ सबस्ट्रेट डाला है तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा. हार्डली आपको कुछ प्रोडक्ट रिलीज मिलेगा नेचुरल प्रोसेस या कुछ अगर डीकम्पोजिशन हुआ तो. ओके, फिर आप एक 1x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम लेते हैं, है ना. 1x मतलब समझिए आपने 10 मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, तो जैसे आपने एंजाइम डाला प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी विद टाइम. ओके, जितना आप एंजाइम डालेंगे उतना आपका विद टाइम 1x कॉन्सेंट्रेशन में आपका प्रोडक्ट जो है ये इंक्रीज होगा. अगर आप डबल कर देंगे एंजाइम, तो पहले 10 लिया था मिलीमोलर, अभी आप 20 मिलीमोलर लेके देखिए, देखिए कितना फास्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है. कैन यू सी, ग्राफ का जो स्लोप है ये बिल्कुल हार्ड हो गया है. रेट ऑफ इंक्रीज जो है इंक्रीज हो गई है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन. यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन लो है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बेसलाइन के साथ में जा रही है. करेक्ट है. तो हमने क्या स्टडी किया, दो चीजों का इफेक्ट हमने स्टडी किया है, ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन और ऑन दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम, कि अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी भी आपकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा, रेट वेलोसिटी की रिएक्शन का वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा. अगर आप एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो भी आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी. करेक्ट है. स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ्स है ना ड्रॉ करना आना चाहिए. हाँ, एंजाइम के पार्ट में जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, करेक्ट है, उसको इलास्ट्रेट करने के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही पड़ेगा. अदरवाइज अगर ओनली आपको थियोरी में आप में लिख देंगे तो आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना. तो यू विल हैव टू राइट दी, यू विल हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, दी ग्राफ्स ऑल्सो, है ना, वो तो आपको करना पड़ेगा. ठीक है. ओके, अब आ जाते हैं
थर्ड पैरामीटर जो एंजाइम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, और वो तीसरा पैरामीटर है टेम्परेचर, है ना। क्या है तीसरा पैरामीटर? है टेम्परेचर। ओके, तो एंजाइम रिएक्शन जो है, ऑलराइट, ये सबसे बेस्ट होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। अभी आपको ये याद रखना है कि आपकी जितनी भी सॉरी एंजाइम को लेकर के स्टडी हो रही है, ओके, वो स्टडी जो है वो हमारे ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। तो हमारे लिए हमारा सबसे बेस्ट टेम्परेचर क्या है काम करने का? 37 डिग्रीज। तो हमारे एंजाइम्स जो हैं 37 डिग्रीज पे मैक्सिमली और सबसे बेस्ट तरीके से काम करते हैं, है ना। तो एवरेज टेम्परेचर जो है हमारे में ये 37 होता है। तो जाहिर है कि हमारे एंजाइम सबसे बेस्ट 37 पे काम करेंगे। अब इनिशियल टाइम पे जैसे आपने सपोज टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आपने एंजाइम लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें सबस्ट्रेट ऐड किया, और 37 से धीरे धीरे आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। 38 कर दिया, फिर 39 कर दिया, फिर 40 कर दिया, 41, 42, 43, 50, 55, 60। क्या होगा? आपको क्या लगता है? तो इनिशियल टाइम पे जैसे जैसे टेम्परेचर आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे ना, तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा। लेकिन ओके, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप चले गए तो क्या होगा? हमने पिछली बार भी ये देखा था, जब आपने बटाटे को उबाला था, क्या हुआ था? हीटिंग की वजह से ओके, आपके जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यस और नो, तो एंजाइम के अंदर के जो बॉन्ड्स हैं वो हीट के वजह से ब्रेक डाउन होंगे और एंजाइम का शेप हो जाएगा खत्म। और अभी आपने मैकेनिज्म स्टडी किया, आपको पता है कि अगर एक्टिव साइट की शेप खत्म हो गई तो एंजाइम तो काम नहीं करेगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यदि आप टेम्परेचर लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर हो जाएगा डीनेचर और एंजाइम की एक्टिविटी हो जाएगा कम, है ना। तो वो उन्होंने सेंटेंस नहीं दिया है। रैपिडली डीनेचर होता है तो ऑब्वियसली ओके 40 डिग्रीज के ऊपर जो है वो एंजाइम आपके काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। लो टेम्परेचर पे भी एंजाइम का एक्शन कम होता है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, लो टेम्परेचर पे एंजाइम का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन नहीं होता है, बस एंजाइम सो जाता है। जैसे आपने फ्रिज में रख दिया तो एंजाइम काम नहीं करेगा, जैसे आप उसको नॉर्मल कर देंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर आपने एंजाइम को हीट कर दिया तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, और फिर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो भी एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगी। जिस टेम्परेचर पे आपका एंजाइम सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा दे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेस्ट टेम्परेचर। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। तो एक एंजाइम का बेस्ट टेम्परेचर उस पर निर्भर करता है कि वो एंजाइम किस एनिमल से या किस प्लांट से आया है। हमारे बॉडी से आया है तो हमारे लिए टेम्परेचर 37 ऑप्टिमम हो जाता है। अगर वो किसी बैक्टीरिया से आया है जो बिल्कुल ठंडे एनवायरनमेंट में रहता है, तो उस एंजाइम का ऑप्टिमम जो है वो 16-17 डिग्रीज हो सकता है, ओके, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर आप प्लॉट करेंगे टेम्परेचर को इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी के साथ में, ओके, तो आप देखेंगे 0 डिग्री पे एंजाइम की एक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 है, 10 पे थोड़ी बढ़ गई, 20 पे और भी बढ़ गई, ओके, 30 पे और भी बढ़ गई, अराउंड अबाउट 37 पे आपका ऑप्टिमम आना चाहिए। ये 40 पे दिखा दिया है उन्होंने, 37 पे आना चाहिए, फिर 40। जैसे आप 40 से ऊपर जाएंगे ना, देखिए टेम्परेचर ने जो एंजाइम की एक्टिविटी ने कम होना शुरू कर दिया है, सी। और 60-70 पे एंजाइम कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, तो अभी यहाँ पे तो जीरो प्रोडक्ट है, एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है ना। तो ये जो है ये क्या दिखाता है आपको कि हर एंजाइम का ओके विद इन रीजनेबल लिमिट आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ टाइम तक तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना। लेकिन वो जब एक पर्टिकुलर मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, नॉट मैक्सिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसके बाद उसका आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, ओके, तो द एंजाइम विल गेट ब्रोकन, डीनेचर्ड, एंड वो फिर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। करेक्ट है? ओके, दिस इज अंडरस्टूड। सो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी ना, ये तो बहुत इजी है समझना, करेक्ट। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच पे। जैसे टेम्परेचर आपके एंजाइम को इफेक्ट करता है, वैसे ही पीएच भी आपके एंजाइम को इफेक्ट करता है, करेक्ट है। तो जैसे आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम सबसे बेस्ट काम करता है, वैसे ही आपके पास एक पर्टिकुलर पीएच होगा
जिसके पास जिस पीएच पे आपका एंजाइम सबसे बेस्ट काम करेगा, ओके, मैक्सिमम कैटालिसिस होगा, करेक्ट है। हर एंजाइम का उसको हम ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। तो जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर वैसे ऑप्टिमम पीएच, हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होगा, और एंजाइम इस अपने फंक्शन को इस पीएच वैल्यू के रेंज से बाहर जो है वो नहीं कर पाएगा। जैसे वो टेम्परेचर रेंज के बाहर नहीं कर सकता, वैसे वो पीएच रेंज के बाहर भी नहीं कर सकता है, करेक्ट है। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे अगेन पीएच एंड रेट ऑफ एक्टिविटी, तो लो पीएच पे ऑलमोस्ट जीरो, फिर धीरे 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 बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, एक उसका जब बेस्ट ऑप्टिमम पीएच वैल्यू आ जाता है तो मैक्सिमम एक्टिविटी आपको दिखेगी। उसके बाद जब भी ऑप्टिमम पीएच निकल जाता है, अगेन एक्टिविटी जो है लो 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 होके कहीं ना कहीं जाके वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ पीएच। अगेन मैं बता रही हूँ, डायग्राम्स आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर एंजाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। फिर हम आ जाते हैं दूसरे सब्सटेंसेस पे। एंजाइम की एक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होती है अगर साथ में कुछ और चीजों को ऐड कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने को एंजाइम ऐड किया जैसे NAD, FAD, आपने एक्टिवेटर्स ऐड किए जो एंजाइम के एक्शन को बढ़ा देंगे, जैसे कि कुछ कोफैक्टर्स है, दूसरे एक्टिवेटर्स है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो इनिबिटर्स हैं, एंजाइम के एक्शन को कम कर देते हैं, ज्यादा नहीं कम कर देते हैं। तो कम करने वाले सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनिबिटर्स। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे भी तो आपका एंजाइम एक्टिविटी चेंज होगा, है ना। तो को एंजाइम्स और एक्टिवेटर जनरली एंजाइम के एक्शन को बढ़ाते हैं, इनिबिटर्स आपके एंजाइम के एक्शन को कम कर देते हैं, ओके। ज्यादातर एंजाइम्स को एंजाइम और एपो एंजाइम का कॉम्बिनेशन होते हैं। को एंजाइम्स जैसे NAD, FAD वगैरह, एपो एंजाइम जो दूसरा प्रोटीन पार्ट होता है जो को एंजाइम के साथ जुड़ के एक कंप्लीट प्रोटीन या कंप्लीट एंजाइम बनाता है। कंप्लीट एंजाइम को हम नाम देते हैं हॉलो एंजाइम, HOLOENZYME। सो कोएंजाइम प्लस एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, एक्टिवेटर एटसेट्रा, ये सारा मिलके आपको हॉलो एंजाइम जो है वो देता है। हॉलो एंजाइम 100% एक्टिवेटेड एंजाइम है ना। अभी एक्टिवेटर्स क्या है? एक्टिवेटर्स कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ओके, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, ऑलराइट। इनिबिटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं, है ना। ये आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है। एंड इसके साथ में हमने एंजाइम एक्टिविटी को जो है वो खत्म किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, उसको अच्छे से समझ लेना है, Km Vmax वगैरह क्या है और कौन से फैक्टर्स में एंजाइम किस तरीके से बिहेव करता है, करेक्ट है। ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऑलराइट, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म? ओके, मेटाबॉलिज्म हमने पहले भी एक बार देखा है कि मेटाबॉलिज्म जो है, ओके, हर एक सेल में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। जितना भी रिएक्शन एक पर्टिकुलर सेल के अंदर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओके, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है सारे प्रोसेसेस करने के लिए, उस सम टोटल को हमने नाम दे दिया है मेटाबॉलिज्म। तो हमें चाहे कोई चीज ब्रेक डाउन करना है और उससे एनर्जी निकालना है, या कोई नया मॉलिक्यूल प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का हमें बनाना है, ओके, वो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो ब्रेक डाउन या एनाबॉलिक रिएक्शन हो बनाना सिंथेसिस, दोनों रिएक्शंस के सारे सम टोटल को अगर हम एक साथ में देखेंगे तो हमने उसको नाम दे दिया है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है सेल में, है ना, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक सेल जिंदा है वो कोई ना कोई प्रोसेस जो है उसको कर रहा है, ओके। या तो कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है, या तो कोई चीज बन रही है ना, या तो वो सेल किसी भी लाइफ प्रोसेस को करना है, उसको रिप्रोडक्शन करना है तो कुछ बना रहा है, बिगाड़ रहा है, ओके, कुछ भी उसको लाइफ प्रोसेस करना है। तो ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओके, एंड दैट इज ऑलवेज हैपनिंग कंटिन्यूअसली, सेकेंड बाय सेकेंड सेल कभी शांत नहीं रहता है, ठीक है। हर एक मेटाबॉलिक का जो रिएक्शन है वो किसी ना किसी बायोमोलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब उसको बदलता है। लाइक आई सेड, जोड़ना, तोड़ना, रीअरेंज करना, सब एक बदलाव ही तो है, ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ओके।
ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकेले अकेले में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एटीपी ब्रेक करना है तो एटीपी को ब्रेक करने का रिएक्शन ओके मैं प्रोटीन के सिंथेसिस रिएक्शन के साथ में जोड़कर कर दूंगी। तो सेल बड़ा ही स्मार्ट है ना। अगर वो एटीपी ब्रेक करता है उसको पता है एनर्जी रिलीज होगी, तो वो सोचता है कि अभी मुझे प्रोटीन बनाना है तो उसमें मुझे एनर्जी यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एटीपी लेता हूँ, उसको ब्रेक करता हूँ, जो एनर्जी आएगा वो सारा का सारा एनर्जी में प्रोटीन बनाने में उसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, है ना। तो सेल इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। ओके, तो वो उस तरीके से काम करता है। तो ये सिंगल सिंगल रिएक्शंस ना करके लिंक्ड रिएक्शन करता है। ओके, लिविंग सिस्टम्स में हम सेल्स को वर्क सेंटर बोलते हैं, जहां पे मेटाबॉलिज्म के दो मेजर पाथवे होते हैं। एक होता है ब्रेकडाउन पाथवे जिसको हम कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं, जहां पे कॉम्प्लेक्स या बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करके छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं, व्हीट, राइस, चपाती, ब्रेड एक्सेट्रा। आपका जो स्टमक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को ग्लूकोज में। बड़ा स्टार्च का मॉलिक्यूल छोटे से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो आपके हाइड्रोलेजेस हैं, और वह एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट है, ब्रेकडाउन रिएक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके, और फिर आता है एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक मतलब बायोसिंथेटिक पाथवे, किसी चीज को बनाने वाला जो रिएक्शन होता है, ओके, दैट इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन। करेक्ट। सो सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजें बनाना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बनाया ब्रेक डाउन करके, यहाँ पे भी यही छोटे छोटे ग्लूकोज को पकड़ के हम बड़ा मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन का बना दें, तो ये हो गया एनाबॉलिक पाथवे, है ना। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च वगैरह ग्लूकोज से बनना, प्रोटीन को अमाइनो एसिड से बनाना, ये सब क्या है, ये एनाबॉलिक पाथवे है। एक चीज याद रखने की बात है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में ना स्टूडेंट्स जनरली एनर्जी रिलीज होगा। ओके, सो कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस हैं, और जनरली कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एटीपी, जीटीपी, सीटीपी वगैरह बनते हैं। ओके, एनाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी सेल को कंज्यूम करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस में जो एटीपी बन गया है कैटाबॉलिज्म के वक्त, वो एनाबॉलिक रिएक्शन में एटीपी यूज हो जाता है। करेक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस को जनरली सेल जोड़ के लिंक करके दोनों काम एक साथ में जो है उसको करता है। करेक्ट है। मेटाबॉलिक पूल क्या है? ओके, मेटाबॉलिक पूल जो है सेल के अंदर के बायोमोलिक्यूल्स का खजाना, जो स्टोर हाउस है। ओके, जो सारा बायोमोलिक्यूल सेल ने इकट्ठा करके रखा है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा किया हुआ है, ग्लूकोज, प्रोटीन्स किए हुए हैं, फैट्स किए हुए हैं, दूसरे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है जिसके ऊपर एंजाइम काम कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, और नया नया प्रोडक्ट जो है उसको सिंथेसाइज कर सकता है। ये सब जो मॉलिक्यूल्स है, इसको हमने क्या बोला है, मेटाबॉलिक पूल। तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स घुले हुए हैं, जिनको एंजाइम्स यूटिलाइज कर सकते हैं और यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ में हमने नाम दे दिया है मेटाबॉलिक पूल। मेटाबॉलिक पूल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टूडेंट सेल को ऑन द स्पॉट जो भी चीज चाहिए ना, वो पूल में से छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स निकाल के उनको चेंज करके बना सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर सेल को चाहिए तो। अच्छा, सेल को फैट नहीं चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो फैट को ब्रेक डाउन करके वो कार्बोहाइड्रेट बना सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की स्टोरेज इंपॉर्टेंट हो गई ना सेल में। मेटाबॉलिक पूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो सेल में होते हैं, इनसे हमको एटीपी मिलता है। ओके, और नॉट ओनली ये एटीपी देता है हमें, ये मेटाबॉलिक पूल की जो सामान है वो भी हमको देता है। जैसे कि आपने छोटे जब भी आप बच्चे रहे होंगे या अभी भी शायद, आपने छोटे छोटे वो लेगो के ब्लॉक्स देखे होंगे या बिल्डिंग ब्लॉक्स, छोटे छोटे प्लास्टिक के ब्लॉक्स आते हैं, उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक फिक्स कर दो तो बिल्डिंग बन जाता है या कुछ स्ट्रक्चर बनता है ना। तो सेल क्या करता है, वो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स है, वो सारे ब्लॉक्स को वो अपने पास में, है ना, पूल बना के स्टोरेज करता है। फिर उसको जैसे ब्लॉक्स को बनाना है वैसे वो बना के ट्रांसफॉर्म करके यूज करता रहता है। ओके,
सेल के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम मेटाबोलाइट्स को या तो ऐड कर सकते हैं या तो निकाल सकते हैं। तो अभी अगर मुझे सडनली ज्यादा ग्लूकोज चाहिए तो सेल ज्यादा ग्लूकोज बाहर से अब्सॉर्ब कर सकता है और अपने अंदर भर के रख सकता है। अगर नहीं चाहिए तो उस ग्लूकोज को निकाल बाहर कर सकता है या उसको स्टोरेज करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो सेल जो है कॉन्स्टेंटली बड़ा इंटेलिजेंट एंटिटी होता है सेल। ओके, वो कॉन्स्टेंटली चीजों को मैनेज करता है कि अभी मुझे ये चाहिए, चलो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, उसको वहां बना देता हूँ, इसको इसके साथ में जोड़ देता हूँ, उसको उधर ऐसे कर लेता हूँ। तो बड़ा ही इंटेलिजेंट, इकोनॉमिक, फास्ट और सिंपल तरीके से सेल अपना फंक्शनिंग करता है और उसी बेसिस पे हम हमारी फंक्शनिंग को कर सकते हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बीच का जो बैलेंस है, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के नॉर्मल स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने में। ओके, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब इंटरनल स्टेडी स्टेट। आपका टेम्परेचर अगर 37 पे मेंटेन्ड है तो बॉडी उसको एक्टिवली मेंटेन कर रहा है। अपने सारे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को वो इतना परफेक्ट तरीके से बैलेंस करता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कभी 40-45 टच नहीं होता कि हाँ चलो अभी मैंने डाइजेशन कर लिया, बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो गया, चलो बॉडी गर्म हो रही है, 30-40-45 डिग्रीज पहुंचती है, फिर बाद में नॉर्मल होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपके इंटरनल स्टेडी स्टेट को, या जिसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं, उस बैलेंस को मेंटेन करना इज मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। और ये हर एक सेल आपके बॉडी का करता है और इसीलिए आपका पूरा बॉडी जो है वो होम्योस्टैसिस स्टेट में मेंटेन रहता है। करेक्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ऑफ द मेटाबॉलिक पूल कॉन्सेप्ट। ओके, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोस को एंड तक देखिए। ओके, मैंने बहुत मेहनत की है लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो मुझे है कि आप ये पढ़ेंगे तो आपको सारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ओके, आपको अगर इंटरेस्ट है इंडिविजुअल क्लासेस में तो ऑनलाइन मैं क्लासेस भी लेती हूँ। पर चैप्टर पर आवर के बेसिस पे मैं प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती हूँ, बड़े ही कम रेट्स पे मैं सॉल्व करती हूँ स्टूडेंट्स। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स तो स्लाइड के बिगिनिंग में ही मैंने दे दिया है। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।